हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और जैसे कि हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां जो हैं वो तेज़ हो गई हैं और हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस की टीम पूरे 68 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रही है। और शायद ये चीज़ें जनता के बीच में जाके लोगों के बीच की राय लेना भी हमारे को ज़रूरी है कि कौन सी पार्टी हावी है, क्योंकि आपने देखा है कि पार्टियां चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, अन्य दल हो, रैलियां इतनी ज़्यादा निकाली जाती हैं पर लोगों के दिल में क्या है और जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में ज़रूर हम बात करेंगे। तो इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में और चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ तो 2017 की अगर मैं बात करूं तो बलविंदर सिंह जी का कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं नाम था। हालांकि टिकट के ये प्रबल दावेदार चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से माने जा रहे थे, परंतु टिकट के आवंटन में कहाँ गलती हुई और पार्टी ने किसी और को कुलदीप कुमार जी जो हैं यहाँ से उनको टिकट दी गई। तो आज चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों की बात करेंगे। तो बलविंदर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद हरीश जी। सबसे पहले मैं हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के माध्यम से आप मेरी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बलविंदर जी, पहला प्रश्न 2017 की बात करूं, जब यहाँ पे प्रभारी जो थे कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं हमारे को सूत्रों के हवाले से ये खबर थी कि आपकी टिकट का प्रबल दावेदार यहाँ से माना जा रहा था। क्या कमी रह गई कि आपको टिकट नहीं मिल पाई 2017 में? देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि सुशील शिंदे जी उस समय जो हमारे यहाँ के प्रभारी थे हिमाचल के, तो हमने अपनी बात रखी, पार्टी के आगे हमने अपनी बात रखी, हाईकमांड के आगे हमने बात रखी। तो उसमें पार्टी का जो एक निर्णय हो गया कि फलाने आदमी को टिकट देनी है, हमने सभी ने उसकी हेल्प की है जी। नहीं, पर आपने हेल्प तो करी, जी। परंतु आप ही के ही कैंडिडेट 2017 में चिंतपूर्णी विधानसभा में हारे तो 9,500-8 हज़ार वोटों से। वो कहाँ कमी रह गई आपकी? देखिए, बात ये है कि जिस व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया था, उनसे कोई त्रुटियां हुई होंगी विधानसभा क्षेत्र में। नहीं, क्या त्रुटियां हुई? क्या लगता थी आपको 2000? लोगों की डिमांड होती है, लोगों के काम होते हैं। नहीं, लोगों विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो एक विधानसभा में 9,000 वोटों से हारना बड़ी बात होती है। जी। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लोगों की भावनाओं की बात है। लोग एक्चुअली यहाँ पे हमने मतलब नया-नया ये देखा है कि लोग काम को तवज्जो कम देते हैं, लोग भावनाओं को तवज्जो ज़्यादा देते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे जो प्रतिनिधित्व करने का जिनको मौका दिया गया था, उनकी जो लोगों के साथ तालमेल था, उसमें कमी रही होगी। हमने तो यही उसमें निकल कर सामने आया। जी। अच्छा सर, मैं दूसरी चीज़ ये यहाँ पे ये पूछूंगा कि आपने जैसे बताया कि कमी रह गई, 23,000 वोट पड़े थे आपके कुलदीप जी को जी। और बलवीर सिंह जी को जो थे वो उनसे 9,000 मतलब जी। 32-33 हज़ार वोट यहाँ पे पड़े थे। जी, जी। परंतु अगर चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की बात करें इस वक्त, जी। तो कहीं ना कहीं भाजपा ये कहती है कि अप्रैल में मुख्यमंत्री जी आए थे, 2,000 करोड़ का शिलान्यास किए, जी, जी। तो चिंतपूर्णी विधानसभा को काफ़ी आगे ले गए। जी। तो क्या आप मानते हैं कि चिंतपूर्णी विधानसभा का कहाँ तक विकास हुआ है? देखिए, जो चिंतपूर्णी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये कांग्रेस डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसमें 2003 में हमारे राकेश कालिया जी एमएलए रहे हैं यहाँ से, और वो लगभग 10,000 वोटों से जीते हैं। 2009 में दोबारा वो यहाँ से उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, तो वो लगभग 17,000 वोटों से यहाँ से जीत कर के लोगों की भावनाएं। अच्छा, 2007 में दोबारा उनको मौका दिया गया पार्टी की तरफ से, तो वो यहाँ से 17,000 वोटों से मतलब यहाँ से जीत कर गए। लोगों की भावनाओं की बात है, लोगों के जो तालमेल की बात है, तो मैं तो यही कारण समझता हूँ कि लोगों के साथ उनका अच्छा तालमेल रहा, और कुलदीप जी के कार्य में या कुलदीप जी के टाइम में लोगों से अच्छा तालमेल नहीं बन पाया, लोग उनसे रुष्ट हो गए। मैं तो यही कारण निकालता हूँ। जी। अच्छा सर, मेरे साथ जितने भी मैं दर्शकों आपको बता दूं कि हमारे साथ जितने भी इस वक्त बैठे हैं वो सभी अधिवक्ता हैं। तो अधिवक्ताओं को ये एक चीज़ खासियत होती है कि राजनीति की हर एक चीज़ की जो है वो जानकारी इनको होती है। इसके बारे में भी हाँ जी सर। मैं भी पीसीसी से भी रहा हूँ। ठीक है, रवि पाशी जी भी पीसीसी से। ठीक है, पूर्व में। मैं इसको दोबारा से ऐड कर लूँगा। ये मंगल सिंह जी हमारे ट्रेजरर रहे हैं। अच्छा, ट्रेजरर रहे हैं। तो आप कहते हैं पीसीसी? राकेश चौधरी पीसीसी पूर्व सचिव। अच्छा, पीसीसी के जो हैं पूर्व सचिव राकेश चौधरी जी भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और रवि कुमार जी भी
रवि प्राशर जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनकी भी हम राय लेंगे कि चिंतपूर्णी विधानसभा में अभी कहाँ तक कमियां रह गई हुई हैं और क्या लगता है इनको ग्राउंड रियलिटी पे भी कि कांग्रेस इस बार चिंतपूर्णी विधानसभा को जीतने के लिए क्या क्या कर सकती है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, मैं सबसे पहले ये पूछूंगा आपसे कि चिंतपूर्णी विधानसभा में अगर हम बात करें तो इस वक्त ये सीट भाजपा के कब्जे में है, तो इस बार 2022 के चुनावों में भाजपा के कब्जे से निकालने के लिए कांग्रेस कितनी तरफ है? क्योंकि अगर हम आपके पोर्टफोलियो की बात करें, आपने भी कांग्रेस में सेवाएं दी हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस इस विधानसभा सीट को जिताने के लिए क्या जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है और आपका कैंडिडेट कौन होगा यहाँ पे? चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के पास एक से बढ़कर एक नेता हैं और जहां तक चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की बात है तो मैं कुछ बात अलग ढंग से रखना चाहूँगा। जो हमारे संविधान में ने जो प्रतिनिधित्व दिया है शेड्यूल कास्ट्स को, चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ी गलती की थी और वो गलती ये थी कि यहाँ पर जो जातिगत समीकरण है उसको ध्यान में नहीं रखा गया था। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में दलितों की संख्या, जो दलित हैं उनकी संख्या तकरीबन 60% के करीब है, हरिजन जिनको बोलते हैं। और हरिजनों को जो नज़रअंदाज किया गया था, वो हरिजन तकरीबन 60% में से तकरीबन 50% जो हरिजन जो कांग्रेस के साथ थे वो बीजेपी को टिल्ट हुए थे, क्योंकि बीजेपी ने एक दलित को टिकट दिया था। और जब चुनाव हुआ था 2017 में, उस वक्त जो दलित थे वो भारी संख्या में चले गए थे छोड़ के, और इसी कारण कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी। और जो हमारे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व था यहाँ पर, जो दलित लोग थे उनका उत्पीड़न किया गया था। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ये बात। उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था। किस चीज़ का उत्पीड़न? उनके काम नहीं करना, उनके काम नहीं होते थे। उनको इस नज़र से देखा जाता था जब 12 में जब चुनाव जीते थे यहाँ पे कांग्रेस के प्रतिनिधि कि इन लोगों ने हमें वोट नहीं डाला है। जो 12 का चुनाव था उस टाइम हम कुलदीप कुमार जी महज 438 वोट से जीते थे, और वो कुलदीप कुमार जी सबको साथ लेकर चलने में नाकामयाब रहे थे। उस टाइम सिर्फ चंद लोगों के साथ ही उन्होंने अपना व्यवहार रखा था, चंद लोगों को ही लाभ दिया था उस वक्त। तो आपको क्या लगता है कि 2017 में जो चुनाव हारे तो वजह क्या रही? वजह थी कि कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करना और दलितों को मुख्य धारा से अलग रखना। हमारे साथ रवि प्राशर जी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपको क्या लगता था कि 2017 में जो चुनाव कांग्रेस हारी, क्या कारण रहते थे कि उस वक्त हारे, और आज की रणनीति में क्या फ़र्क है? देखिए, जो 2012 में इलेक्शन हुआ था उसमें भी हम जो कांग्रेस का कैंडिडेट थे हमारे कुलदीप जी चंद वोटों से जीते थे, 400 साढ़े 400 वोटों से जीते थे। उसका मुख्य कारण ये था कि जो पिछली बार कांग्रेस थी वो 17,000 वोटों से जीती थी कि राकेश कालिया ने कांग्रेस को चिंतपूर्णी विधानसभा में जिंदा रखा हुआ था। तो कुलदीप कुमार जी का जितना एक ये भी फैक्टर था कि राकेश कालिया जी ने कांग्रेस को इकट्ठा करके रखा हुआ था। उसके बाद कुलदीप कुमार जी आए हैं, उन्होंने 5 साल यहाँ पे राज किया। 5 साल के बाद 10,000 वोटों से हार जाते हैं। कारण जो चौधरी साहब ने बताया है कि दलितों को एक धारा से अलग कर देना और कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करना, बीजेपी वालों को पहले बुला के उनका काम करना, ये सब कारण इसके पीछे रहे। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये पूछूंगा कि आप ये बताइए कि इस बार आपको क्या लगता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है कि कांग्रेस चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से किसको आगे ला सकती है? क्या जैसे अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर में सोनिया गांधी जी ने साफ कर दिया है कि इस बार नौजवानों को जो है टिकट ली जाएगी। तो हम अभी यहाँ पे आ रहे थे तो हमने भी कई बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे, बोर्ड देखे, और उन नेताओं से भी पूछा तो शायद उन्होंने तो ये कहा कि जो पार्टी फैसला करेगी वो देगी। परंतु आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कि इस बार असली टिकट का चिंतपूर्णी विधानसभा से प्रबल दावेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, जो इस बार युवा चेहरा आगे लाया जाएगा तो हम 100% चिंतपूर्णी विधानसभा से कांग्रेस इलेक्शन जीतेगी। इसमें बलविंदर सिंह बिल्ला जी का नाम जो है पुरजोर पर है,
इनको आगे किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अगर ये टिकट लाते हैं तो जीतेगी कांग्रेस, 101% जीतेगी। नहीं तो टिकट लाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, हम तो इनसे भी जरूर करेंगे, पर क्या ज़मीनी स्तर पे आपके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं कि सेंटर से आपको टिकट इस बार बलविंदर सिंह बिल्ला जी को मिले? हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम घर घर जाके बलविंदर बिल्ला जी घर घर जा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं और कांग्रेस को जो कांग्रेस का संदेश है वो घर घर पहुंचा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं हम। और बलविंदर बिल्ला जी रोज़ मतलब एक दो पिंड में जो गांव हैं रोज़ ही करते हैं ये। सर आपका शुभ नाम आप पहले। अच्छा राणा जी, आपको क्या लगता है कि इस बार टिकट के जो बलविंदर सिंह जी हैं कांग्रेस के, आपको कहाँ तक, क्योंकि 2017 की बात करूंगा तो उस वक्त भी ये पूरा 80% जो सूत्रों के अनुसार से ये थे कि टिकट इनकी कंफर्म है, दी गई टिकट कुलदीप कुमार जी को, फिर से हारे गए, पर ये 2022 में जो ये रणनीति है ये कहीं कांग्रेस चेंज कर पाएगी? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फास्ट एक्सप्रेस जो हिमाचल की टीम, आप पूरे प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा में जाकर आप लोगों की आवाज़ को सुन रहे हो और इसको मीडिया के थ्रू प्रचार कर रहे हो। मेरी नज़र में चिंतपूर्णी जो विधानसभा क्षेत्र है, वे चिंतपूर्णी जो क्षेत्र है ये कांग्रेस डोमिनेटेड क्षेत्र है। लेकिन जब ये इसका क्या कारण परिस्थितियाँ ऐसी बनी, क्योंकि जब कालिया जी थे 2012 में, तो कालिया जी लगभग 10,000 वोटों से जीतकर ये गए थे। उसके बाद 2003 में जब इलेक्शन हुआ तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने कालिया जी को अपना टिकट आवंटित किया। उस समय कालिया जी 10,000 वोटों से विजय हुए। पार्टी के जो कदवा नेता थे उनको साथ लिया और जो युवा कांग्रेस के जो लोग थे उनसे उन्होंने उनको साथ बात करके उनको साथ लेके चले, 10,000 जीते। उसके बाद जब दूसरा इलेक्शन आया तो कालिया जी 17,000 वोटों से जीते। उसका कारण ये था कि कालिया जी का जो था युवा में उनका जो वर्चस्व था वो वैसे कायम रहा, वोट बैंक जुड़ता गया। उसके बाद जब इलेक्शन आया, उसके बाद विधानसभा जो ये रिजर्व हुई, चिंतपूर्णी ओपन थी पहले, वो रिजर्व हो गई और कालिया जी चले गए चिंतपूर्णी में, और चिंतपूर्णी के जो गगरेट में, और गगरेट से जो है वो कुलदीप जी इधर आए। तो आने के बाद क्या हुआ, टिकट मिला कुलदीप जी को। तो जब कुलदीप जी का इलेक्शन आया 2014 में इलेक्शन हुआ, तो वो जो 17,000 का मार्जिन था 12 में जब इलेक्शन हुआ तो जो 17,000 का मार्जिन था वो कम होके 400 पर रह गया, 400-500 पर रह गया, क्योंकि कुलदीप जी 500 वोट से जीते थे। तो उस समय लोगों की आवाज़ जो थी वो क्या आवाज़ थी, 17,400 कम क्यों हुआ, इतनी लीड 16,500 कम क्यों हुई? उसका कारण क्या था, क्योंकि सीट रिजर्व हुई थी, और जो सीट जब रिजर्व हुई थी तो जो दलित वर्ग है उनमें एक उम्मीद थी कि उससे पहले जितने भी 20-50 से आज़ादी के बाद जब सेंसस बनी थी, जनरल लोग ही जीते आए थे, या कोई ब्राह्मण आ गया, कोई जैसे भी आए, लेकिन उसमें दलितों में एक आवाज़ आई थी कि हमें प्रतिनिधि करने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस करके उसमें ही जब फर्स्ट इलेक्शन हमारा कुलदीप जी का हुआ, उसमें ही वोट बैंक जो था वो दलितों का वो खिसक चुका था, लेकिन फिर भी वो इतनी मार्जिन जब काली जी इतने वोट बैंक बनाकर गए थे, इस करके वो जीते। तो आपका क्या मतलब है, सीधे तौर पे बताइए कि जो ये सीट रिजर्व कर दी गई, कालिया जी को लेके गगरेट भेज दिया गया और गगरेट के यहाँ पे आ गया, तो कमी कहाँ पे रह गई? ये सिर्फ सीट आवंटन के मामले में चेंजेस हुई या कुछ और फैक्टर है? उसके फैक्टर बताता हूँ मैं आपको। उसके बाद क्या हुआ, कुलदीप जी 400 वोट से जीत गए। अब उसके बाद जो दलित वर्ग था या और युवा वर्ग था, क्योंकि कुलदीप जी सीनियर लीडर थे, जो युवा वर्ग और जो दलित वर्ग था वो उनको वो संगठित करने में कहीं ना कहीं जो है वो सफल रहे मेरे अपन उससे। लेकिन नो डाउट पार्टी का जो वोट है, वोट बैंक तो उतना स्टैंड रहा, लेकिन जो विनिंग वोट है, विनिंग वोट पर उस पर डोमिनेट नहीं कर पाए वो। इस करके जब अगला इलेक्शन हुआ तो वो 7-8 हज़ार से लूज कर गए इलेक्शन।
कारण ये था कि दलित वर्ग था वो 4 साल में खिसक गया, क्योंकि उससे पहले जब 12 में इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी ने दलित समाज से जो आते थे बलबीर चौधरी जी, उनको टिकट दिया था। दलित वर्ग उसी समय ही खिसक रहा था, और उसने बीच में उनको जब बलबीर जी को समय मिल गया 5 साल, और वो दलित वर्ग में दलित जो थे उनके जो जातिवाद के, उनमें वो बढ़ गए। बीच में जाकर उन्होंने पूरा काम किया, युवाओं को जोड़ा, उसके सारा संगठन को मोड़ लिया सारा। वो कांग्रेस जो वोट बैंक था उस पर वहाँ पे उन्होंने होल कर दिया, जिस करके ये 7-8 हज़ार का जो मार्जिन डाउन हुआ है कांग्रेस का। ऐसा कुछ नहीं है, डोमिनेंट पार्टी है, लेकिन आवंटन, टिकट आवंटन की जहाँ तक बात है, अब क्या हो रहा है, अब वही बात है, टिकट देना, टिकट लेना बड़ी बात नहीं है, जीतता कौन है। यहाँ पे आपने बोला टिकट लेना बड़ी बात नहीं है, जीतता कौन है, परंतु हम यहाँ पे देखें कि आप ही के पार्टी के नेता कुछ होर्डिंग्स लगा के ये बोल रहे हैं कि इस बार चाहे वो युवा हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गुट जरूर चिंतपूर्णी विधानसभा को भी देखने में मिल रहे हैं, सड़क से ही आते हैं मेन हाईवे पे, तो ये कहाँ पे कमी आपको लग रही है? कांग्रेस पार्टी एक है, एकजुट है। अब आप देखते तो आए हैं, सभी ने, कांग्रेस पार्टी जो है संवैधानिक पार्टी है और सभी को टिकट लेने का अधिकार है, चाहे कुलदीप जी हो, चाहे बलविंदर बिल्ला जी हो, चाहे बबलू जी हैं, वो सभी एक हैं। अब वो अपने टिकट के लिए मांग की बात करूंगा, ये तो इनकी पंचायत से है। नहीं, वो टिकट की मांग कर रहे हैं। अच्छा। टिकट की मांग करना संवैधानिक अधिकार है। जब पार्टी टिकट देगी तो सभी एक हैं। अच्छा बलविंदर जी, एक चीज़ मेरे को आप यहाँ पे ये बताइए कि हमने भी आपका सर्वे किया, ग्राउंड रिपोर्ट हमारे को भी सूत्रों से हवाले से मिली, 2017 में आपकी चीज़ें पक्की बताई जा रही थी, परंतु अभी भी लोग ये कहते हैं कि टिकट आपको ही मिलना चाहिए। परंतु विधानसभा के लोगों की बात करें तो विधानसभा के लोगों को ये कहना है कि आते हैं हमारे साथ, मिलते भी हैं, जुलते भी हैं, अच्छे नेता हैं, परंतु उन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे को ये बताई कि और इसको और अच्छे तरीके से कैसा किया जाए। तो पार्टी आपने क्या पार्टी हाईकमान तक भी अपनी बात करी है कि टिकट का जो आवंटन है कहीं जल्दी कर दिया जाए ताकि विधानसभा से सीट की जीत जो है सुनिश्चित की जाए, क्योंकि नेता कई और भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आप ही के पंचायत के बबलू जी दावेदारी, मतलब हमको तो लगा कि वो दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने बोर्ड लगाए हैं उससे तो लगता है कि वो टिकट पूरे मूड में। तो क्या लगता है आपको, ये कमी कहाँ पर रह रही है? देखिए, बात ये है कि मैं एक पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और सिपाही बन के काम कर रहा हूँ। मैं लोगों के बीच जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, पार्टी का प्रचार करता हूँ। दर्शकों, मैं यहाँ पे रोकूंगा, मैं बलविंदर सिंह जी की बात करूंगा। हम कल से ऊना में हैं, अंब में हैं, और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं कि जिस हिसाब से इनकी पर्सनैलिटी है, एकदम शरीफ, और शायद ये अच्छी बात लगती है, क्योंकि हम कई नेताओं से मिलते हैं तो वो मतलब हाव भाव इतने ज़्यादा होते हैं कि अभी चुनावों के लिए 2 महीने नहीं आते हैं और अपने आप को ही लीडर मान लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा युवाओं में सबसे बड़ी कमी, ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, चाहे हम पूरे हिमाचल के विधानसभा की बात करें। तो सर ये बताएं कि आप ही के क्षेत्र के बबलू जी भी हैं, आप भी हैं, पर हम अगर हम अगर ज़्यादा करेंगे तो मानहानि हमारे पर ही हो जाएगी, क्योंकि 7 केस मेरे पे मानहानि के खुद चले हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अब आप क्या कर सकते हैं कि आपको पार्टी टिकट, कहाँ तक आप पार्टी के लिए अप्रोच लगा रहे हैं इस चीज़ को कि टिकट की दावेदारी आप पे ठोकी जाए? देखिए, पार्टी का टिकट मांगने का अधिकार हर कार्यकर्ता का है, और जो पार्टी का टिकट मांग रहे हैं अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, पार्टी का अपने ढंग से प्रचार कर रहे हैं। तो इसमें मैं तो क्या कह सकता हूँ, मैं तो पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, और मेरा तो यही मानना है पार्टी जिसको भी टिकट देगी मैं पूरे जोर से पार्टी की सेवा करूंगा, बस यही मानना है। यहाँ पे हम मान लीजिए, एक प्रोबेबिलिटी लीजिए, टिकट आपको मिल गई, तो चिंतपूर्णी विधानसभा को आगे ले जाने के लिए आप क्या करेंगे जमीनी स्तर पे? बिल्कुल, मैं जो मेरी सोच है उसके हिसाब से मैं काम करूंगा, क्या सोच है? लोगों के बीच में जाऊंगा। देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या क्या है, लोगों को बेरोजगारी की जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं उसके लिए नए नए जो है प्रोजेक्ट लाने की कोशिश करूंगा, अपने इलाके में बढ़िया प्रोजेक्ट लाने की कोशिश करूंगा, और अपने क्षेत्र के अलावा, अपने प्रदेश के अलावा और व्यक्तियों को यहाँ पे रोज़गार ना दिया जाए, और उसके हिसाब से यहाँ प्रदेश के लोगों को या मेरी कंस्टिट्यूंसी के लोगों को वहाँ पे रोज़गार दिया जाए, ऐसी मैं कोशिश करूँगा। नहीं, आपने जैसे रोजगार की बात करी, तो रोजगार भाजपा तो बोलती है कि चिंतपूर्णी को तो हमने अप्रैल महीने में 2000 करोड़ दे दिया, नौकरियों की कोई कमी नहीं है, नौकरियां पूरी तरह से पूरा हिमाचल आगे बढ़ रहा है। नौकरियां जो हैं, कांग्रेस कहीं ना कहीं झूठ बोलती है कि ये जो आंकड़े प्रस्तुत करते हैं ये कहीं ना कहीं गलत हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, बात ये है, लोग सभी जानते हैं और जान चुके हैं कि भाजपा बोलने में सब कुछ है लेकिन करने में जीरो है। आज
मतलब हर व्यक्ति जानता है, गांव का व्यक्ति भी जानता है कि मोदी जी ले लो, जयराम जी ले लो, भाजपा वाले कोई भी नेता ले लो आप क्षेत्र के, तो ये सभी बातें करने में सब कुछ है, लेकिन ग्राउंड में बिल्कुल जीरो है। और लोगों में रोष है, इस बार लोगों में जोर शोर से रोष है जी। सर मैं आपसे भी अगला प्रश्न पूछूंगा। इस बार जो भाजपा ने एक तिरंगा यात्रा 75वां आज़ादी का वार्षिक महोत्सव मना रहे हैं, तो इस बार ये तिरंगा यात्रा को लेके मोदी जी ने आह्वान किया कि हर घर पे तिरंगा लगाया जाए, परंतु वहीं कांग्रेस मतलब आरोप लगाती है कि सबसे पहले लोगों को जो है मतलब रोजगार चाहिए। तो आप इस तिरंगा यात्रा को कैसे मानते हैं इस बार जो भाजपा ने ये एक नया दौर शुरू किया है? देखो, तिरंगे का मान होना चाहिए, और 15 अगस्त के बाद आप यदि तिरंगे का अपमान हो तो वो भी आप लोग ही देखेंगे, और हमारे प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक हर व्यक्ति देखेगा। और जब वो तिरंगे का अपमान होगा तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? हमारा तिरंगा कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है कि हर जगह वो गिरा हुआ दिखे, क्योंकि आज भी देखा हमने तिरंगे गिरे हुए हैं, दुकानों पे उल्टे लगे हुए हैं तिरंगे। तिरंगे का तो एक अपनी शान है दुनिया में, तिरंगा ऊंचा रहे हमारा, वो ऐसा हमें कुछ दिख नहीं रहा है। ये गलत बात है। हमारा तिरंगा चलना चाहिए, परंतु उसका एक नियम है, कायदे कानून बने हैं। झंडा कैसे चढ़ेगा, किस जगह पर चढ़ेगा, कैसे लगाया जाएगा झंडा, और कैसे उसको उतारा जाएगा, उसका नियम है ना। एक फ्लैग कोड है, उसको भी तो फॉलो करना चाहिए। वो फ्लैग कोड हमने तो बनाया नहीं है, हमने नहीं बनाई है वो फ्लैग कोड, पार्लियामेंट ने बनाई है। इस बार तो फ्लैग कोड ही चेंज कर दिया गया ना, उसका संविधान में चेंजेस लगा दी गई। अभी तो संविधान है कहाँ है? अगर मैं ही अभी कुछ बोल दूं, ज़्यादा बोल दूं, तो मेरे को भी पुलिस उठा के ले जाएगी। अच्छा, और साथ में तो आप देखिए आप तो खुद वकील है, हाँ जी, आप हाँ जी। तो ऐसी चीज़ें तो आपके ऊपर आप तो खुद कानून के गए थे, तो जी, ऐसी चीज़ तो जी। आपको। अच्छा प्राशर जी, आप मेरे को एक चीज़ ये बताइए कि बेरोजगारी के, जैसे यहाँ पे बलविंदर जी ने हमारे को बताई, बेरोजगारी हिमाचल की ही बात करूँ तो ये बेरोजगारी और कितनी गहरी है, और आपको क्या लगता है कि पार्टियां कहाँ कहाँ बेरोजगारी को दूर करने, क्योंकि अभी देखा कि आप ही के ही नेता विक्रमादित्य सिंह जी बहुत बड़ी रोजगार रैली पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हम तो 1 लाख रुपया जो होगा हमारी सरकार आ जाएगी, हम ऋण देंगे, ओपीएस लागू कर देंगे। अब जो हिमाचल प्रदेश का वित्त आयोग है वो इतने कर्जे में है, कैसे आप इस पार्टी के जो नेता का जो बयान आया कि कंपनीज और बैंक्स डेट रिटर्न हो चुके हैं, यहाँ से एनपीए इतने ज़्यादा होंगे, तो इनको रिकवर करने के लिए ये जो पार्टी के आपके नेता बयान देते हैं, उनको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस जो बोलती है वो करती है, और मुझे लगता है कि कोई डाटा कलेक्ट करके तभी हमारे बड़े नेताओं ने ये जो घोषणाएं की हैं तभी की हैं। अगर इनके पास कोई डाटा इन्होंने कलेक्ट किया है, कहीं ना कहीं से ये मैनेज करेंगे तभी घोषणा की है इन्होंने। ऐसा नहीं है कि रोज़गार नहीं मिलेगा, कांग्रेस आएगी रोज़गार मिलेगा। भाजपा में रोज़गार नहीं मिला है, महंगाई अपने चरम पर है। महंगाई की आप बात करें तो महंगाई इस वक्त ऐसे है कि लोग मतलब जो सिलेंडर ही ले लें आप, सिलेंडर 1000 से ऊपर हो गया है। हाँ जी, कांग्रेस के टाइम में 400-450 रुपये का था, तो अब कितनी महंगाई हो गई है। सिलेंडर की बात कर लो, आप खाद्य तेलों की बात कर लो, पेट्रोल डीजल की बात कर लो, महंगाई अपने चरम पर है। और बेरोजगारी, ये 2 मुद्दे ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं। इन 2 मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा जाएगा, जो हिमाचल लड़ा जाएगा। तो भाजपा ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि लोगों को रोज़गार मिला है, बेरोजगारी है। ओपीएस भाजपा की दे सकती थी, लेकिन इन्होंने जिद पकड़ ली है कि हम नहीं ओपीएस लागू नहीं करेंगे। कांग्रेस ने बोला लागू करेंगे, 10 दिन के अंदर करेंगे, और हमें विश्वास है कि कांग्रेस 10 दिन के अंदर ही लागू करेगी। चलिए, ये बात तो हम पार्टी के लीडर से ज़रूर पूछेंगे कि उनके पास क्या ब्लूप्रिंट है ओपीएस लागू करने का। और ये जो विक्रमादित्य सिंह जी ने कहा कि ऋण हम देंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की बात करें, कांग्रेस सरकारें चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो या किसी अन्य दल की हो, प्रदेश के ऊपर कर्जा ज़रूर बढ़ा हुआ है। इसके बारे में हम सीनियर लीडर से भी बात करेंगे, परंतु अंतिम सवाल यहाँ पे सर से एक ज़रूर यहाँ पे लेंगे। सर अभी आपको क्या लगता है कि चिंतपूर्णी विधानसभा में आने वाले दिनों में पार्टी कांग्रेस अपने अभियान को कैसे और तेज करेगी? पार्टी की जहाँ तक बात करता हूँ, पार्टी जो है उसका अभियान जो है वो हमारे सभी नेताओं ने, जो भी टिड के दावेदार हैं, सभी ने जोर लगाया हुआ है और सभी एकजुट हैं। ये एक मैसेज गलत जा रहा है कि उसने होल्डिंग लगा दिए, उसने कुछ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सभी एक हैं। जो पार्टी निर्णय लेगी
और वो ही जीतेगा और उसको जिसको हाथ का निशान मिलेगा वो जीत कर आएगा। मेरी तो सीधी बात है, और सभी लोग उसके साथ चलेंगे। ये पार्टी में तय हो चुका है, मीटिंग में तय हो चुका है। और जहाँ तक ये गतिविधियों की बात है, जो रोजगार का मुद्दा है, जैसे मैं आपका बात कर रहे थे बेरोजगारी पर, मैं थोड़ा सा बोलूँगा आपको कि बेरोजगारी कैसे हिट करती है। जो एक पक्का एम्प्लॉइज़ है, जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज़ बन गया है, उसको तनख्वाह मिल रही है 40,000 50,000, उसका वो भी रोजगार के धक्के में आ रहा है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो एक आम बेरोजगार है, जो फैक्ट्री में काम करता है, कितनी तनख्वाह है उसकी? 8 9 10, ओवर टाइम लगाएगा 2,000 अधिक ले लेगा, लेकिन 2,000 वो उसका अंतर देखो। यही 7-8 हज़ार रुपया वो जब 2012 से जब वो नौकरी करता था तो उस समय उसकी 7-8 हज़ार तनख्वाह होती थी। उसका अंतर कितना आया है? 3,000 रुपया। लेकिन महंगाई कहाँ पहुँच गई ये देखो। तो बेरोजगारी पैदा होती है क्योंकि सरकार जो है, ये सरकार जो ये नियम है तो उसने महंगाई तो कर दी है, लेकिन जो आम आदमी, आम जनमानस है, जिसकी तनख्वाह है जो हिट हो रही है, नरेगा में कितनी दिहाड़ी बढ़ाई इन्होंने? 50 रुपये कितनी बढ़ाई इन्होंने, लेकिन वो रोजगारी कितनी बढ़ रही है? अंतर असमानता आई है। सरकार को चाहिए कि वो असमानता खत्म होनी चाहिए। उसकी तनख्वाह कम से कम, एक जो आम आदमी जो गांव का लोग है उसको कम से कम 50-20 हज़ार रुपये मिनिमम बेच चाहिए, तो जाकर उसकी महंगाई पर नकल आए, तो महंगाई का मुद्दा डाउन होगा। ऐसा तो एक कदम भी नहीं उठाया सरकार ने, तभी तो चक्कर है। जो अब ओपीएस है, अब सरकार ओपीएस के लिए कौन रहोगे? जो मुलाजिम भी बन गया हुआ है उसको समस्या क्या है? वो देख रहा है कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, 1 टाइम में वो ले लूंगा, तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, इतनी ज़्यादा महंगाई है। ओपीएस देने में क्या प्रॉब्लम है? ओपीएस दो, अगर सरकार ने बोला 10 दिन के अंदर होगा तो वो होगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और ओपीएस देना चाहिए सरकार को। ये मुलाजिम का मुद्दा है, ये मुलाजिम का मुद्दा है और देना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि हम, अगर मेरे अपना, अगर मैं चाहता हूँ, मैं अपने वेदे में रखूँगा, मैं बरिंदर बिल्ला जी को टिकट मिलती है उसका रखूँगा कि जब भी आप कांग्रेस पार्टी आए तो कम से कम मिनिमम वेजेस जो है वो 20,000 से ऊपर होना चाहिए। आम आदमी की 700-800 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए। वो दिहाड़ी वाला जो आदमी है उसकी 500-600 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए आज के माहौल से। जो मिस्त्री का काम करता है उसकी 1,000 तनख्वाह होनी चाहिए, तो जाकर ये महंगाई का मुद्दा कम होगा। ऐसे नहीं होगा। अब 500 से सिलेंडर अब 1,000 पहुँच गया। दाल का रेट कहाँ पहुँच गया? 50 रुपये किलो आलू बिक रहे हैं, 50 रुपये किलो। आपको ये जो अभी मैं देख रहा था वो घिया है 50-60 रुपये किलो है। क्या खाएगा आदमी? जबकि ये 10-15 रुपये किलो बिकता था। 40 रुपये किलो खीरा है। अब बताइए आप, ये एक आदमी जो 400 रुपये तनख्वाह लेता है, बेरोजगार है, वो 400 रुपये में तो क्या बचत करेगा? एलआईसी किस्मत, उसकी किस्मत नहीं, एलआईसी की किस्त नहीं जा रही लोगों की। इतना बुरा हाल हो गया है, लोग हिट हो रहे हैं। इस करके लोगों का जो है इस सरकार से मोह भंग हो चुका है, वो कांग्रेस की तरफ पलट रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी रिपीट करेगी और बदलाव चाहिए। और मैं अगर 20 साल का ट्रेंड देखो तो लोग चाहते क्या हैं? लोग बदलाव चाहते हैं। लोग विधानसभा में, अगर आप पूरी विधानसभा में घूमे हो तो लोग देखते हैं कि लोग एक जो विधायक बन गया उसको रिपीट करने के लिए लोग नहीं चाहते। लोग आ जाते हैं नया कैंडिडेट आए। तो इस समय अगर कांग्रेस पार्टी नया कैंडिडेट देती है, नया चेहरा देती है, तो वो अवश्य सफल होगा और ये बात होगी। लेकिन ये सारा मुद्दा हमारा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का मुद्दा है, कांग्रेस हाईकमान का मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी अगर सही मंथन करेगी तो कोई इसका वो किसी को भी ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है कि कांग्रेस पार्टी रिपीट ना करे। मेरा यही कहना है। तो अब ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री साहब ने ये बात करी है कि ओपीएस के ऊपर अभी तक उन्होंने कुछ बयान नहीं दिया। मंडी की अगर हम बात करें, एयरपोर्ट जैसे कांग्रेस लगातार हमले करती है कि उनकी जिद है, जैसे मुख्यमंत्री जी का भी बयान है। कैसे देखते हैं आप इन बयानों को? देखो, लोग, जनता समझदार है। बयान देने से कुछ नहीं होता है। बयान कुछ भी देते जाओ, वो पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल उनकी वर्डिक्ट है। बयान दो आप ना दो, लेकिन पब्लिक क्या है? अब देखो, शिमला में अब रोज न्यूज़ पढ़ते हैं, शिमला में कोई संघ चला हुआ है, कोई संघ चला हुआ है, धरने कर रहा है। उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है? उनको उम्मीद है कि सरकार जाते जाते कुछ देगी, सरकार जाते जाते कुछ देगी। और यही मुद्दा होता है कि जब सरकार अंतिम चरण में होती है तो वो घोषणाएं करती हैं और दे देती हैं। इसी करके ओपीएस का मुद्दा 4 साल नहीं चला, अब चल रहा है। उसका कारण, उसमें ये कारण नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठाया। ये लोगों जो कामगार हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो चाहते हैं कि सरकार करे। अगर सरकार नहीं कर पाएगी तो ये उल्टा पड़ेगा, देख लेना आप। वो रोजगारों जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने मन बना लिया
और ये कांग्रेस कोई भी सरकार हो, मुद्दा ये आज फालन हो, कल हो, ये होगा, और ये शायद कांग्रेस पार्टी के शुभ हाथों से ही इसका वो हो, ये मैं ऐसे उम्मीद रखता हूँ। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके हाथों से शुभ होता है। तो दर्शकों, मैं अगली चीज़ यहाँ पे ये बता देता हूँ कि कुछ ही दिनों में हम चिंतपूर्णी विधानसभा में ही पॉलिटिकल डिबेट जो है, जैसे कि हम हमीरपुर मंडी में करवाते आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2-3 दिन में जो है वो शेड्यूल की जा रही है। आप चिंतपूर्णी विधानसभा के जो भी लोग हैं, इस डिबेट में ज़रूर हिस्सा मिले। यहाँ पे जितने भी अधिवक्ता मौजूद थे, मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमारे को मुद्दों की बात करी। तो आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।